ये कहानी किसी देवता की नहीं। ये कहानी है एक उस इंसान की जिसे चोर कहा गया, लेकिन जिसने पूरी सत्ता की बुनियाद हिला दी। राजमहल की दीवारों के भीतर चमकते झूमरों और रेशमी पर्दों के पीछे कुछ ऐसा पल रहा था जिसकी जड़ें ताज से भी गहरी थीं। राजा रघुनाथ एक उदार और शक्तिशाली सम्राट माने जाते थे, लेकिन उनके शासन की नींव में ऐसा एक रहस्य था जो अगर बाहर आ जाए तो गद्दी कांप उठे। राज्य में नवराज्य की सीमा पर लगातार तनाव था। शांति के नाम पर वर्षों पहले एक गुप्त समझौता हुआ था, एक संधि जिसमें सत्ता बचाने के लिए राजा को अपनी ही संतान की बलि देनी थी। रघुनाथ की महारानी रत्नावली को कभी यह अंदेशा नहीं था। जिस रात राजकुमार का जन्म हुआ, उसी रात उसे रानी से चुपचाप छीन लिया गया। सिंहासन को बचाने के लिए एक मां की कोख लूट ली गई और रानी रत्नावली को बताया गया कि उनका बच्चा मृत जन्मा था। बाहर से यह दिखाया गया कि बच्चा मृत पैदा हुआ, लेकिन भीतर ही भीतर रघुनाथ ने पड़ोसी राज्य वीरसेन के साथ मिलकर गुप्त आदेश दिए, इस बच्चे को राज्य की सीमा पार किसी वीरान जंगल में छोड़ दो, जहां न उसका नाम बचे न उसका भविष्य। गाड़ी जंगल की ओर निकल गई। धरोली गांव से पहले एक सुनसान जगह पर गावहां 3 आदमियों ने बच्चे को एक पुराने पेड़ के नीचे छोड़ दिया। उन लोगों को नहीं मालूम था कि पास ही झाड़ियों में गांव के प्रधान श्रीधर गश्त कर रहे थे। श्रीधर को कुछ सुनाई दिया, किसी शिशु का धीमा रोना। वह पेड़ के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने बच्चे को उठाया, एक पोटली में एक रेशमी कपड़ा मिला जिस पर राजमहल का चिन्ह उकेरा था। श्रीधर समझ गए कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं। उन्होंने तय किया, अब ये मेरा बेटा होगा और इसका नाम होगा वायन। धरोली गांव में वायन अब किशोर हो चुका था। उसका तेज दिमाग और साहसी स्वभाव पूरे गांव में प्रसिद्ध था। श्रीधर ने उसे प्रेम और अनुशासन से पाला था, लेकिन एक गहरा रहस्य हमेशा उनकी आंखों में छिपा रहता था, वायन का असली अतीत। एक दिन गांव में एक घूमंतू साधु आया। उसके पास था एक टूटा हुआ रेशमी कपड़ा, बिल्कुल वैसा ही जैसा वायन की पोटली में मिला था। जब वायन ने वह कपड़ा देखा, उसकी आंखें ठिठक गईं। ये चिन्ह, ये कहां से आया? ये तो रघुनाथ राजवंश की निशानी है। कहते हैं एक बच्चा वर्षों पहले जंगल में छोड़ दिया गया था, उसे मृत मान लिया गया था, पर शायद वह जिंदा है। वायन का मन विचलित हो उठा। उसने श्रीधर से पूछताछ की, लेकिन श्रीधर पहले चुप रहे। अंततः उन्होंने कहा, वक्त आ गया है सच्चाई जानने का। श्रीधर ने वो सारी रातें बयां की, कैसे उसे जंगल में वह बच्चा मिला, कैसे पोटली में राज चिन्ह था और क्यों उसने यह बात छुपाई। वायन को झटका लगा, लेकिन साथ ही उसके भीतर एक चिंगारी भड़क गई। उस रात वायन ने पहली बार तलवार उठाई, पर अभ्यास के लिए नहीं, संकल्प के लिए। अगर मेरा जन्म उस महल में हुआ था और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया, तो अब मैं वहां वापस जाऊंगा, सच लेकर, सवाल लेकर और शायद आग लेकर। वायन जानता था कि महल तक पहुंचना आसान नहीं। उसे अंदर जाने के लिए नाम नहीं, चालाकी चाहिए थी। वो जंगल के पुराने डाकुओं से मिला, जिन्हें सत्ता ने छला था। पहले उन्होंने वायन को बच्चा समझकर खारिज किया, लेकिन जब उसने एक गुप्त दस्तावेज चुराकर उनके सामने रखा, महल का नक्शा, वे चौंक गए। वायन ने न तो सोने के लिए चोरी की, न शक्ति के लिए। वह सिर्फ उन दस्तावेजों को चुराता था जो राज्य की साजिशों को उजागर कर सकते थे। धीरे धीरे उसका नाम पड़ने लगा, दरेखा, क्योंकि जहां भी वह जाता एक लाल रेखा छोड़ जाता, अन्याय के विरुद्ध। एक बार वह महल के खजांची के घर में घुसा, जहां उसे वह पत्र मिला जो साबित करता था कि वीरसेन राज्य से राजा रघुनाथ ने संधि की थी और अपने पुत्र को बलिदान किया था। उसी रात उसने गांव के चौराहे पर वह पत्र टांग दिया और नीचे लिखा, जो मरा नहीं वह अब जागा है। लोगों के बीच चर्चा होने लगी, ये कौन है जो सत्य लाकर चुपचाप चला जाता है। वायन ने गरीबों को वो दस्तावेज सौंपे जिनसे उन्हें जमीन का हक मिला। जिन किसानों की जमीन राजा ने छीन ली थी, वायन ने कागजात बदलकर उनके हक में कर दिए। कई बार वह व्यापारियों से रिश्वत के दस्तावेज चुराता और महल की दीवारों पर टांग देता।
धीरे धीरे वो लोगों की नजरों में चोर नहीं, नायक बनने लगा। लोग उसके लिए खाना छोड़ जाते, रास्ते बनाते और खबरें पहुंचाते। उसका अंतिम उद्देश्य था महल की गुप्त लाइब्रेरी से वह संधि निकालना जो सिद्ध करे कि वायन ही असली राजकुमार है। इस चोर ने अब अपनी परछाई से नहीं, अपने सच से लड़ने की ठानी थी। श्रीधर, जब मैंने वायन को मरवा देने का आदेश दिया था, तब तुम्ही ने कहा था, राजनीति में सजा का रास्ता मोहरों से होकर निकलता है। अब वही मोहरा मेरी छाती पर चढ़कर सांस ले रहा है। क्या ये वही खेल है जो हम दोनों ने मिलकर शुरू किया था? राजन, आपने राज्य बचाया, पर एक बेटे को मिटा दिया। आपकी गद्दी सुरक्षित रही, पर उसका खून अब सवाल बन गया है। मैंने आपको चेताया था, बच्चे कभी नहीं भूलते, खासकर वो जिनके हिस्से मां की लोरी नहीं आई, सिर्फ जंगल की चीखें आई। वह एक बच्चा था, मेरे सामने रोया करता था। मुझे लगा जंगल उसे निगल जाएगा, पर उसने तो जंगल से आग उठा ली। अब वह चोर नहीं रहा, वह एक चिंगारी है जो पूरे दरबार को फूंक सकता है। चोर वही होता है जो खुद को लायक समझे, पर जिसे मौका न मिला हो। वायन अब मौका खुद बना रहा है, और अगर वो जनता के दिल में उतर गया तो आपका सिंहासन केवल लकड़ी का एक टुकड़ा बन जाएगा जिस पर कोई भी चढ़ सकता है। ये दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं बनी, इसमें दफन है मेरे अतीत की चीखें, मेरी माँ की रुलाई और उस रात की सांसें जब मैं छीन लिया गया था। आज मैं कुछ चुराने नहीं, कुछ वापस लेने आया हूँ। वायन, हमने महल में बहुत कुछ देखा है, मगर अगर ये राजा की चाल हो या श्रीधर ने तुम्हें सिर्फ एक मोहरा बनाया हो। मैं वायन हूँ, वो बच्चा जिसे छीन लिया गया था, वो चोर जिसने अपने नाम की तलाश में आधी रातें खो दी। ये तो महल की वो सील है जो सिर्फ राजा के निर्णयों पर लगती है। यहां साफ लिखा है, वीरसेन को उत्तर राज्य से समर्थन, वायन को मर्यादा से वंचित करने की आज्ञा दी जाती है। ये आदेश राजा रघुनाथ ने खुद पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी मेरे जीवन की डोर किसी और के लालच से बंधी थी। माँ का आंचल किसी समझौते के नीचे दब गया। आज मैं ये दास्तान दुनिया को सुनाऊंगा, एक चोर की जुबान से। तुम्हारा प्रतिशोध तुम्हें अंधा न कर दे। वायन, तुमसे सिर्फ तुम्हारा अधिकार नहीं छीना गया, तुम्हें इस राज्य की आत्मा से जोड़ा गया है। तुम न्याय हो, बदला नहीं। न्याय तब पूरा होता है जब लोग देख सकें कि झूठ का ताज किसके सिर पर था। मैं वही आईना बनूंगा जो इस महल के सिंहासन का पर्दाफाश करेगा। मैं आया हूं अपना नाम, अपना खून और अपना अधिकार लेने। अब राजमहल मेरे जैसे अनाथों का होगा, ना कि उन दरबारियों का जो गद्दी से ऊपर खुद को समझते हैं। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि किसने तुम्हारे जीवन से खेला? कौन बना तुम्हारी तकदीर का मालिक जबकि वो खुद झूठ पर बैठा था? तुम एक चोर थे, हो और रहोगे। राजमहल की दीवारें विश्वास और वंश पर खड़ी होती हैं, न कि चोरी और विद्रोह पर। तुम जिस गद्दी की ओर आंख उठाकर देख रहे हो, उसे हमने खून और बलिदान से बचाया है। और याद रखो, राज्य पर अधिकार केवल खून से नहीं मिलता, बल्कि नीति, मर्यादा और संकल्प से मिलता है। जो केवल लहू बहाने से शासन पाना चाहता है, वो सिर्फ राजा नहीं, एक तानाशाह बनता है। तुम क्या सोचते हो, भीड़ की जयकार से सत्य बदल जाएगा? नहीं वायन, भीड़ कभी स्थायी नहीं होती, पर मर्यादा सदा रहती है। तुम्हारा उद्देश्य प्रतिशोध है, न्याय नहीं। और एक राजा जो प्रतिशोध से चलता है, वो अंत में अपने ही सिंहासन को जला देता है। राजन, अगर नीति होती तो मेरी माँ की ममता यूं सत्ता की साजिश में कुचली न जाती। अगर मर्यादा होती तो मुझे रात के अंधेरे में एक कुत्ते की तरह जंगल में फेंक न दिया जाता। तुमने मुझे पाला नहीं, पर अब मैं तुम्हें उखाड़ने आया हूं, क्योंकि तुम्हारी गद्दी मेरे आंसुओं की नींव पर बनी है, और अब वो नींव हिल चुकी है। आज का दिन इतिहास होगा। या तो सत्य गूंगा रहेगा या सिंहासन चुप हो जाएगा। मैं साक्षी हूं उस रात का, जब एक आदेश से वायन को अपमानित किया गया। यह देखो, राजा रघुनाथ द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, जिसमें लिखा है, वायन को उत्तराधिकार से वंचित किया जाए। ये वही राजा हैं जिन्होंने अपने पुत्र को जंगल में मरने भेजा और फिर अपनी पीठ पर राजकाज का अभिमान लिया।
क्या ऐसे व्यक्ति को गद्दी पर बैठना चाहिए? हम सब चोर हैं, इस व्यवस्था से छल्ले गए लोग। वायन हमारा चेहरा है। आज अगर हम चुप रहे तो आने वाली नस्लें सवाल नहीं पूछेंगी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा कि सच्चाई क्या होती है। अगर तुम सब यही चाहते हो तो लो, ये मुकुट भी तुम्हारा। लेकिन सुन लो वायन, ताज केवल सिर पर रखने की वस्तु नहीं होती। ये आग की एक माला है जो हर सांस के साथ सीने में धधकती है। हर निर्णय, हर न्याय, हर सजा राजा की आत्मा को टुकड़े टुकड़े करता है। तुमने मेरा अन्याय देखा, मेरी भूलें देखी, लेकिन क्या तुम उस अकेलेपन को समझ पाए जो इस सिंहासन के साथ आता है, जिस पर बैठने वाला सबसे ऊंचा होता है लेकिन सबसे अकेला भी? क्या तुम तैयार हो हर रात उन चेहरों के साथ सोने को जो तुम्हारे हर फैसले से टूटेंगे? क्या तुम तैयार हो उस न्याय को निभाने को जिसमें तुम्हारी भावनाएं दम तोड़ देंगी? पर निर्णय लेना होगा। यह ताज तुम्हारा हो सकता है वायन, लेकिन इसकी कीमत रक्त नहीं बलिदान से चुकानी पड़ती है। अब बताओ, क्या तुम उस बोझ को सच में सह सकोगे? राजन, आपने ताज की आग की बात की और मैं कहता हूं, मैंने वो आग जी है। हर रात जब ठंड मुझे जगाती थी और भूख मेरा कंबल बनती थी, वो आग ही थी जो मुझे जिंदा रखती थी। वो आग जो एक माँ की चीख में थी, एक बच्चे की पहचान छीन लेने की साजिश में थी। आप कहते हैं ताज अकेलापन लाता है, पर मैंने वो अकेलापन माँ की गोद के बिना जिया है। आप कहते हैं हर फैसला आत्मा को तोड़ता है, पर मेरी आत्मा तो उसी दिन टूट गई थी जब मुझे जंगल में फेंका गया। आपके लिए यह मुकुट एक उत्तरदायित्व है, मेरे लिए यह न्याय है। आप इससे भागते हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरी रगों में जो लहू बहता है वह सिर्फ एक चोर का नहीं बल्कि एक सत्य के लिए लड़ने वाले का है। हाँ, मैं सह सकता हूं इस बोझ को, क्योंकि यह बोझ अब सिर्फ मेरा नहीं, उन सभी का है जो आज भी सच की तलाश में जी रहे हैं। अब से यह राज्य जनता का है, न्याय का है, सच का है। राजगुरु, मैं जानता हूं आपने वर्षों पहले दरबार छोड़ दिया था, जब आपने देखा कि सत्ता अंधी हो गई है और सच्चाई को कुचल दिया गया है। राजा रघुनाथ के शासनकाल में कभी नीति, धर्म और न्याय का स्तंभ माने जाते थे, लेकिन जब मेरे साथ अन्याय हुआ तब आपने चुपचाप दरबार को त्याग दिया। आपने जंगल में छिपकर जीवन बिताया और मेरी बचपन के दौरान दूर से उसकी रक्षा की। आपने मुझ में न्याय की लौ पहली बार देखी थी जब उसने चोरी नहीं की बल्कि भूखे को रोटी दी। आप प्रतीक हैं उस मौन विवेक के जो सही समय पर सामने आता है ताकि नायक भ्रम से बाहर निकल सके। आपने मुझे बताया कि सत्ता केवल तलवार और सिंहासन नहीं होती, बल्कि आत्मा और कर्तव्य का संघर्ष है। वायन, तुम जीत चुके हो, पर अब जानो, असली युद्ध अब शुरू होता है। सत्ता छीनना आसान है, निभाना कठिन। अब वह चेहरा मत भूलना जो कभी आईने में रोया करता था। आज तुम्हारे पास तलवार भी है और ताज भी, लेकिन क्या आत्मा बची है? सच कभी मरता नहीं वायन, वो छिपता है सही समय आने तक। मैंने तुम्हें उस समय जंगल में देखा था जब तुमने पहली बार चोरी नहीं, किसी भूखे को रोटी दी थी। उसी दिन समझ गया था ये बच्चा एक दिन न्याय के लिए लड़ेगा। मैंने इस सिंहासन को वर्षों तक संभाला, पर शायद इसे कभी समझ नहीं पाया। सत्ता के शोर में मैंने सच्चाई की आवाज को दबा दिया और नीति की जगह भय को चुन लिया। आज जब यह महल न्याय के सामने झुक रहा है, मैं भी अपने अपराधों के सामने सिर झुकाता हूं। वायन, यह ताज जो मेरे सिर पर अब बोझ बन चुका है, वह आज तुम्हारा अधिकार है। लेकिन इससे पहले कि मैं यह मुकुट सौंपूं, यह राज्य जानना चाहता है कि तुम्हारी मां क्या सोचती है। मैंने एक माँ की तरह रोया, एक रानी की तरह चुप्पी ओढ़ी और एक स्त्री की तरह सहा, पर आज मैं एक इंसान की तरह बोलूंगी। वायन, जब तुझे जंगल में छोड़ा गया, मैं तुझसे जन्म के रिश्ते में नहीं थी, लेकिन आज मैं तुझसे न्याय के रिश्ते में हूँ। तेरी आंखों में मैंने आग देखी, वह आग जो किसी ताज की नहीं, न्याय की है। तू मेरा पुत्र नहीं है खून से, पर आज मैं तुझे अपनाती हूँ अपनी आत्मा से। राज्य की दीवारें आज हिल रही हैं, लेकिन पहली बार सही दिशा में। राज्य को अब राजा नहीं, एक चरित्र चाहिए जो न्याय के मंदिर में खड़ा हो सके। वायन, तुम वो हो
आज से सिंहासन पर केवल वो बैठेगा जो लोगों का बोझ समझे, न कि उनका उपयोग करे। यह सिंहासन केवल सोने का नहीं, यह हजारों टूटे वादों, बिखरे जीवनों और गुमनाम आवाजों की प्रतिध्वनि है। मैं इसे माथे पर नहीं, सीने में धारण करूंगा। यह अब सिंहासन नहीं, एक कसौटी है। और मैं वचन देता हूं, जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं न्याय के आगे सिर झुकाऊंगा, अहंकार के आगे नहीं। वो बच्चा, हाँ वही बच्चा जिसे हमने रात के अंधेरे में जंगल में तिनके सा फेंक दिया था, अब वह हमारी आंखों में आंखें डालकर सिंहासन मांग रहा है। हमने पत्तों से उसका झूला बनाया था ताकि उसकी लाश उसमें लिपटी मिले, पर नियति ने उसे सांसें दी और अब वो हमें चुनौती दे रहा है। उसे नहीं पता कि यह महल केवल पत्थर और दीवारों से नहीं, छल और रक्त से बना है। हमने उसकी किस्मत तब बदल दी थी जब वह केवल 2 दिन का था। हमने उसके पालने में झूठे शाही वस्त्र रखवाए, दीवारों पर उसकी तस्वीरों को झूठे इतिहास से सजा दिया। हर एक चित्र, हर एक राजपत्र, हर गाथा हमने गढ़ी ताकि वो सिर्फ वही देखे जो हम उसे दिखाना चाहते थे। आज वह समझता है कि सच्चाई को उजागर कर वो राज्य जीत लेगा। वो समझ नहीं पाया, यह ताज खून से नहीं, बुद्धि और कपट से मिलता है। मैंने ही उसके लिए वह जंगल चुना था जहां उसे जानवरों के बीच छोड़ दिया गया। मैंने ही वो दस्तावेज तैयार करवाए जो झूठे शाही रिश्तों की कहानियां बनाते हैं। उसे पुत्र कहकर बुलाना हमारे लिए बस एक प्रयोग था, पर अब वह प्रयोग नियंत्रण से बाहर हो चुका है। अब वक्त आ गया है उसे इतिहास से मिटाने का। हम उसे नायक बनने नहीं देंगे, हम उसे अपराधी बना देंगे। हमें उसे मारने की जरूरत नहीं, बस उसे झूठ के पिंजरे में बंद करना होगा। उसके खिलाफ बस एक अफवाह कि वह राजकोष से बेशकीमती दर्पण रत्न चुराकर भागने वाला था। साक्ष्य हम गढ़ लेंगे, गवाह हम खरीद लेंगे और जनता वो वही मानेगी जो उसे बताया जाएगा। इस युद्ध में उसकी तलवार नहीं, हमारी कहानी जीतेगी। कल सुबह दरबार में उसे गिरफ्तार किया जाएगा और जेल के उस अंधेरे में उसकी आत्मा दम तोड़ देगी। राजनीति का पहला पाठ है सच्चाई को नहीं, कहानी को जीतना होता है। राजा झा के अनुसार वायन को राजकोष से दर्पण रत्न चुराने की सुनियोजित साजिश रचने और राजमहल की सुरक्षा को खतरे में डालने के गंभीर अपराध में तत्काल प्रभाव से बंदी बनाया जाता है। उसे आज रात के पहरे के अंत तक न्यायिक कारावास में रखा जाएगा और कल सूर्योदय होते ही दरबार में सार्वजनिक रूप से उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। राज्य की अखंडता के विरुद्ध किया गया कोई भी षड्यंत्र, चाहे वह कोई भी हो, क्षमा योग्य नहीं। क्या मैंने तो महल को सच्चाई लौटाई और तुम मुझे चोर कह रहे हो? जिसने सिंहासन को न्याय की राह दिखाई, उस पर चोरी का आरोप? यह नहीं न्याय है, यह डर है, और डर हमेशा झूठ बोलता है। वाह, कितनी वीरता से भाषण देता है एक चोर। तू चाहे जितनी भी ऊंची बात कर ले, पर तेरी नसों में खून है एक चोर का, और चोर चोर ही रहता है। राज्य चलाने के लिए सिर्फ सच्चाई नहीं, अधिकार, परंपरा और धर्म का सम्मान चाहिए। और तू उस रक्त का नहीं जिसे ये ताज पहचानता है। अगर खून ही पहचान है तो याद रख, खून की सच्चाई इतिहास में नहीं, न्याय में छिपी होती है। मैंने तुम्हारे झूठे सिंहासन को आज सच का आईना दिखाया है। तुम मुझे चोर कहते हो, पर तुमने तो पूरा राज्य चुराया है। चुराई हुई गद्दी पर बैठकर सच्चे उत्तराधिकारी को नीचा दिखाना आसान है, लेकिन मुश्किल वो दिन होगा जब वही चोर जनता की आंखों में राजा बनकर खड़ा होगा। राजनीति आज समझ आई, यहां असल दोष सच्चे होने का है। सैनिकों, सुनो मेरी आज्ञा। इस विद्रोही को तुरंत बंदी बनाया जाए। इसे गुप्त कारागार में डाला जाए, जहां न रोशनी पहुंचे और न इसकी आवाज। इसने न केवल राज्य की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, बल्कि राजमहल के भीतर षड्यंत्र फैलाने की जुर्रत की है। कल दरबार में जनता के सामने इसका असली चेहरा उजागर किया जाएगा। जब तक मैं इस तख्त पर हूं, कोई भी झूठा उत्तराधिकारी इस राज्य की एकता से नहीं खेलेगा। ये मेरी राजा झा है और इसका उल्लंघन मृत्यु के समान है। दोस्तों, राजनीति में आम है छल कपट और धोखा। राजनीति किसी भी मूल्य और किसी भी संस्कार पर विश्वास नहीं करती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।